नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी कुछ वायरल तस्वीर जो फ़िलिस्तीन और शाम से आई हैं, जो दिल को झंझोड़ देने वाली हैं, वो तस्वीर मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। इसके अलावा रजनीकांत ने एक बयान दिया है कि किस तरह उसको ज़ाफ़रानी कलर में रंगने की कोशिश की गई, बीजेपी ने उस पर फांसने की कोशिश की लेकिन वो फंसे नहीं। उधर फ़हीम अंसारी नामी जो 12 साल बाद बरेली जेल से जिसको आज़ादी मिली, वो अपनी तकलीफ़ दे दास्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने रखा है। इसके अलावा अयोध्या के मामले में यूपी के डीजीपी ने कहा कि तकरीबन 12,000 लोगों को राडार पर लिया गया है, 500 लोगों को पेशगी गिरफ्तार कर लिया गया है ताकि हालात को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में लाया जा सके। भाई नाज़रीन सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। भाई नाज़रीन सबसे पहले देखिए एक शाम से आई हुई, बल्कि ये फ़िलिस्तीन की एक बच्चे की तस्वीर है जो एक कब्र पर सोया हुआ है। याह्या कारेजा नामी इसका नाम है। ये फ़िलिस्तीन के गज़ा से इसका ताल्लुक़ है। कुछ दिन कबल इसने फ़ेसबुक में अपनी तस्वीर शाये की थी जो कब्र पे सोया हुआ है। अपने भाई के साथ ये रहता था गाज़ा में। उसने उस वक्त कहा था कि मैं बेयारो मददगार हूँ, मुझे रहने के लिए ठिकाना नहीं है और मेरा कोई यहाँ पर जो है पुरसाने हाल भी नहीं है। उस दिन उसने फ़ेसबुक में ये तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है वो शेयर की। फिर आज सुबह ख़बर आई कि वो ख़ुद को आग लगा कर के ख़ुदकुशी की कोशिश की, लेकिन लाख इलाज के बावजूद वो बच नहीं पाया और वो इंतकाल कर गया। तो नाज़रीन ख़बरों पर सोने वाला ये बच्चा हमेशा से अपनी चीज़ें लोगों के सामने रखने की कोशिश करता था, अपने दर्द को, लेकिन कोई उसकी जानिब तवज्जो नहीं दिया। तो बिलाखिर उसने जो है ख़ुदकुशी कर ली। इस तरह ट्विटर में इसको शेयर करते हुए, इस तस्वीर को शेयर करते हुए लोगों ने इस पर तबसरा किया है कि फ़िलिस्तीनियों के लिए किस तरह के दिन आ रहे हैं कि वो अपनी ही बस्ती में बेघर हो रहे हैं। जालिम इसराइलियों के हाथों कभी बेघर हो जाते हैं, कभी उनके वालिदैन इंतकाल कर जाते हैं और उन पे बचे हुए यतीमों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। और जब वहाँ के लीडरों से इस सिलसिले में कुछ दुहार लगाई जाती है, मदद की पुकार लगाई जाती है, तो उनका भी कोई पूछने वाला नहीं होता। इस तरह तबसरे करते हुए फ़िलिस्तीन के ट्विटर अकाउंट से और गाज़ा के ट्विटर अकाउंट से ये सारी चीज़ें पेश की जा रही हैं। इसी के साथ नाज़रीन एक और तस्वीरें कल सामने आई शाम से। शाम में लगातार ये देखिए बच्चे की तस्वीर है। शाम में लगातार रशियन फ़ौज और जालिम बशारुल असद की फ़ौज मासूम शामियों पर हमला करने का सिलसिला दराज किए हुए है। वाइट हेलमेट नामी ये तंजीम जो वहाँ पर बेयारो मददगार या इस तरह ज़ख्मी होने वाले लोगों को हंगामी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करती हैं, उनके पेज से ये तस्वीरें कल शाये की गई कि देखिए किस तरह से जो है रशिया और जालिम बशारुल असद के लोग जो है वो निहत्ते मासूम शामियों पर बम बरसा रहे हैं और घरों को गिरा रहे हैं, मिसमार कर रहे हैं। उस बीच में से जो बच्चे ज़िंदा बच रहे हैं उनको लेकर के वाइट हेलमेट वाले भाग रहे थे। ये देखिए खातून की आंख पर एम्बुलेंस में लाने की कोशिश की जा रही है। ये कल जो भयानक तस्वीरें थी वो शाम से आई हुई हैं। ये ज़बू हाली है और ये तस्वीरें ख़ुद बयां करती है कि मुसलमानों के क्या हालात हैं फ़िलिस्तीन में, शाम में और मशरिक़ वस्ता में। भाई नाज़रीन आइए अब हम एक दिल्ली की वीडियो में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। दिल्ली की जो वीडियो है, ये वीडियो है, आपको ये देखकर महसूस होगा कि ये नोटबंदी के लिए क़तार बनाई गई है। नहीं, असल में ये वीडियो कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये वीडियो दिल्ली की है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्याज के दाम 100 रुपये के करीब हो चुके हैं दिल्ली में। इस वजह से वहाँ सरकार की जानिब से 35 किलो पर जो है प्याज फ़रोख्त की जा रही है। तो उसी सरकारी प्याज को ख़रीदने के लिए ये मुतवस्सित तबक़ा और गरीब तबक़ा जो है लाइन में खड़ा हुआ है ताकि
कम मोल में, कम रकम में, जहाँ पर कम कीमत पर जहाँ मिल रही है प्याज, उसको ख़रीद सके। इस वीडियो को शेयर करते हुए शेयर करने वाले ने बहुत अच्छा तबसरा किया है कि घबराइए मत, दोबारा नोटबंदी नहीं हुई है, बल्कि ये प्याज को ख़रीदने के लिए खड़ी हुई एक लंबी कतार है। इस तरह तबसरा करते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब हम बात करते हैं फ़हीम अंसारी की। गुज़िश्ता 6 नवंबर को फ़हीम अंसारी ने आज़ादी की सांस उस वक्त ली जब तकरीबन 12 साल बाद वो उत्तर प्रदेश की बरेली जेल से बाहर आए और फिर जुमेरात को मुंबई में मौजूद अपनी फैमिली के साथ खाना खाया। 49 साल फ़हीम अंसारी ने अपने आज़ादी के बाद 2 ऐसी ख्वाहिशें जाहिर की जो अब कभी पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपनी आज़ादी के बाद वो 2 लोगों से मिलना चाहता था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। आज़ादी के बाद मुझे उनसे न मिलने का हमेशा अफसोस रहेगा। मुंबई दहशतगर्दाना हमले में मुलजिम बनाए गए फ़हीम अंसारी को तो 9 साल पहले ही इस मामले में बरी किया गया था, लेकिन उन्हें अफसोस है कि एक दूसरे मामले में मुलजिम बना दिया गया, जिसकी वजह से एक तवील अरसा जेल में गुजारना पड़ा। दरअसल फ़हीम अंसारी अपने भाई की प्रिंटिंग यूनिट में बतौर कैलीग्राफर काम करते थे। उन पर इल्ज़ाम था कि उसने मुंबई के नक्शे तैयार किए थे, जिससे अजमल कसाब समेत 11-26 के दीगर दहशतगर्दों को मदद मिली थी। मई 2010 में उसे 26/11 केस से बरी कर दिया, लेकिन फरवरी 2008 में UPSTF के जरिए गिरफ्तार किए जाने के सबब उसे जेल में ही रहना पड़ा। STF का दावा था कि वो रामपुर में CRPF कैंप पर हुए हमलों में शामिल था, जिसमें 7 नौजवान और एक आम शहरी की मौत हो गई थी। रामपुर में CRPF कैंप पर हमले के इल्ज़ाम में फ़हीम अंसारी ऐसे फंसे कि उनकी आज़ादी महाल हो गई। अंसारी पर फर्जी पाकिस्तानी पासपोर्ट, फर्जी हिंदुस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस, मुंबई के कुछ नक्शे और एक पिस्तौल रखने के इल्ज़ाम में केस दर्ज किया गया। रामपुर की एक अदालत ने गुज़िश्ता हफ्ते समाअत के दौरान अंसारी को फर्जी दस्तावेज रखने का कसूरवार पाया, लेकिन हुकूमत के खिलाफ बगावत करने का कोई सबूत नहीं मिला। ऐसे में उसे 10 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन 6 नवंबर को उसे आज़ाद कर दिया गया क्योंकि वो पहले ही जेल में 11 साल गुजार चुका था। बहरकैफ नाज़रीन, जमीयत उलमा की मदद से ये बाहर आए और उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साथ होने वाले एक लंबी जुल्म की दास्तान को बयान किया है। जो ऐसे नौजवान जो फंसाए जाते हैं उन लोगों के लिए बड़ी इबरत की बात है, और जो लोग बेकसूर होकर के अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा जेल में गुजार देते हैं उन पर जितना भी अफसोस किया जाए, बल्कि जो इक़दामात या उनके ख़िलाफ़ जो साजिशें होती हैं, मनसूबाबंद साजिशें होती हैं फंसाने के लिए, और जिस तरह से एक पूरी टीम इसके पीछे काम करती है और उनके साथ जो जुल्म सितम होता है, उनके बाद उनके घर वालों का उन पर जो जुल्म सितम और जिस तरह के अय्याम गुजरते हैं वो नाकाबिले बयान होते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब हम बात करते हैं रजनीकांत की। जी हाँ, फिल्म अदाकार रजनीकांत ने कहा है कि उन्हें कई बार भगवा रंग में रंगने की कोशिश की गई, लेकिन वो उसके जाल में नहीं फंसे। इनका ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ऐसी चर्चा थी कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी में शामिल होने की अफवाहों को खारिज करते हुए रजनीकांत ने कहा है कि बीजेपी रहनुमा और मरकजी वजीर पान राधा कृष्णन ने मुलाकात के दौरान उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए मदऊ नहीं किया। रजनीकांत ने कहा कि मीडिया ने हमेशा उनका नाम बीजेपी से जोड़ा है, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे भगवा रंग में रंगने के लिए तमाम कोशिश की जा रही है, जैसा कि तमिल शायर तिरुवल्लुर के साथ किया जा रहा है, मगर उसमें ना तो तिरुवल्लुर फंसने वाले हैं और ना ही मैं फंसने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ लोग और मीडिया ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ, जो सच नहीं है। कोई भी सियासी पार्टी खुश होगी जब कोई उससे जुड़ेगा, लेकिन मैं खुद तय करूँगा कि मुझे कौन सी पार्टी में शामिल होना है। वो बीजेपी की तमिलनाडु इकाई के जरिए हाल ही में ट्वीट की गई एक तस्वीर की जानिब इशारा कर रहे थे, जिसमें तमिल शायर तिरुवल्लुर को उनके सादा सफ़ेद शाल के बजाय भगवा चोला पहनाए दिखाया गया था। इस तस्वीर पर रियासत में काफ़ी तनाज़ा हुआ था। द्रोड़ पार्टियों ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि बीजेपी अपने सियासी एजेंडे के लिए तिरुवल्लुर का भगवाकरण करने की कोशिश कर रही है। बहरकैफ नाज़रीन, आज के हमारी इस प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।